नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास, मानव विकास। जितना भी एनसीईआरटी और आरबीएसई की 10वीं की किताब में जो, क्योंकि उसी में है ये टॉपिक, और उससे ज़्यादा फिर देखो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय अपने आप में इतना विस्तृत है कि फिर उसकी एडवांस लेवल में चले जाएं तो फिर उसका कोई अंत नहीं है। थोड़ा बहुत आप चाहें तो गाइड वगैरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल बुक से बेसिक मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझा दूंगा। साथ ही इसमें करंट के संबंधित थोड़े बहुत डेटा जो भी इसमें मुझे ग्रेड 3 के हिसाब से लगे, उसके लेवल के हिसाब से वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। और सीईटी वगैरह में मैंने देखा कि इसमें से जो इससे क्वेश्चन थे वो लगभग आपने जैसे भी एनसीईआरटी वाला जो मैटर था उसमें से लगभग सीईटी में क्वेश्चन मिले हैं। एक आध क्वेश्चन मिस हुआ है, वो थोड़ा सा एडवांस टाइप का हो वो, या फिर करंट से रिलेटेड कोई ऐसा हो जो हमने आर्थिक समीक्षा ठीक से नहीं देखी हो तो मिस हो सकता है। बाकी आप थोड़ा गाइड से देख लेना। ये तो 25 पेज का एनसीईआरटी का मैटर है, बहुत मतलब चुटकियों में आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक मैं बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कभी भी आप इस प्रकार का कोई वीडियो देखें, जैसे मैं यहाँ पर पहले से पीडीएफ है उसके अंदर समझा रहा हूँ, या फिर कोई क्वेश्चन आपको बता के मतलब क्वेश्चन टाइप किए हुए हों और वो आपको समझा रहे हैं, जब भी आपको ये लगे कि ये सिर्फ बोल के बता रहे हैं और ये तो मैं खुद मतलब नोट से या वो क्वेश्चन है वो किताबों से पढ़ सकता हूँ अच्छे तरीके से और कम समय में पढ़ सकता हूँ, तो वैसा वीडियो कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसी सूरत में आपको मेरा भी वीडियो नहीं देखना चाहिए, है ना। आपको लगता है कि सर कुछ एक्स्ट्रा बात इसके अंदर बताते हैं या जिस प्रकार से समझाते हैं उस हिसाब से समझने में आसानी होती है तो आप वीडियो देखें, नहीं तो आप टाइम जाया न करिए, मतलब उसको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। अब निष्पादकता देखिए, अब इस प्रकार के नाम आ जाते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। निष्पादकता, अब इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे तो परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो एक अर्थव्यवस्था, चाहे वो देश की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे जिले की हो, चाहे पूरे विश्व की हो, उस अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस कैसी है तो उसका मौद्रिक एक माप हो गया, मुद्रा के रूप में एक माप हो गया। भाई एक आंकड़ा आ गया आय के रूप में कि इस राष्ट्र की आय इतनी है, अब वो पहले से कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, कोई एक माप आ गया हमारे सामने कि उस अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। तो ये सामान्य सी बात हो गई। इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, यानी एक फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, एक वित्त वर्ष। यही मैं बता दूं आपको, देखिए एक आप नाम पढ़ते हैं वित्त वर्ष, और एक कई बार एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लेते हैं आपको कि असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर, अब इसका हिंदी में नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, असेसमेंट ईयर क्या होता है। इनकम टैक्स वगैरह भरते तो हम हर बार देखते हैं। तो वित्त वर्ष, जैसे अभी वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है, 2022-23, अभी 31 मार्च तक तो यही चलेगा, है ना। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। तो असेसमेंट ईयर इसका क्या माना जाएगा। अब इसका हिंदी नाम मुझे देखिए याद नहीं आ रहा, वैसे पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं। असेसमेंट ईयर हमेशा वित्त वर्ष से अगला माना जाता है, 2023-24। यानी जैसे अब मैं इनकम टैक्स अपना आईटीआर भरूंगा इस साल का, तो कौन से साल की आय भरूंगा मैं, 2022-23 की, लेकिन उसमें असेसमेंट ईयर मुझे जब सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, 2023-24। तो असेसमेंट ईयर है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर से अगला माना जाता है, ठीक है। एक बढ़ा के उसको जोड़ के समझें। तो एक वित्त वर्ष के दौरान एक देश की जो भी संसाधनों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसके रूप में आप आय को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरेलू साधन आय सम्मिलित होती है, विदेशों से भी कोई भारतीय नागरिक है वो इनकम यहाँ पर भेज रहा है तो उसको भी आप राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुएं या सेवाएं वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसान अपनी फसल उगाता है, मान लीजिए कोई गेहूं उगा रहा है किसान, तो उसको वो जब वो बेचेगा तो उसका एक मूल्य हो गया। फिर जिसको मान लो आटा मिल वाले को बेचा तो आटा मिल वाले ने उसका आटा बना के फिर उसको बेचा एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने उसके बिस्किट बनाए और फिर उसको और ज़्यादा रेट में बेचा। तो अब फाइनल जो बन रहा है बिस्किट, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें चीनी भी है, उसमें आटा भी है, तो उनका रेट जोड़िए आप। हर चीज़ का मतलब आप हर चीज़ का रेट जोड़ते जाएंगे तो वो कोई मतलब सही आंकड़ा तो आएगा नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ की रेट आपने 2-2, 3-3 बार जोड़ लिए। तो जो फाइनल वस्तु या सेवाएं जो भी सृजित होती हैं उनका योग है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, न कि देश के व्यक्तियों की आय का। सभी साधनों का, चाहे वो किसी संस्थान के द्वारा हो, किसी उद्योग के द्वारा, सभी प्रकार की जो देश की आय है वो सबका योग होता है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सामान्य सी बातें हैं, बिल्कुल कोई कठिन है नहीं इसमें। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में जो योगदान दिया जाता है उसके फलस्वरूप जो भी आय बनती है टोटल, वो हो गई राष्ट्रीय आय।
राष्ट्रीय आय को घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग के रूप में भी बताया जा सकता है। घरेलू साधन आय का तात्पर्य देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पन्न होने वाली साधन आय से, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय इसमें आप जोड़ देंगे तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है। इन सभी अवधारणाओं के विशिष्ट नाम, अर्थ व उपयोगिताएं हैं। अब जब हम राष्ट्रीय आय के बाद में प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। तो राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय अवधारणाएं कहा जाता है। जैसे इसमें आपका जीडीपी, ये जो जीएनपी, ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल ये 4-5 कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही आसान है। तो इनमें देखिए एक दूसरे से पृथक होते हुए भी ये मतलब अवधारणाएं अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस को बताती हैं, आपकी जीडीपी कितनी है। तो जीडीपी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कई बार। एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कुछ आपको राष्ट्रीय आय जैसी परिभाषा लग रही होगी। और भारत हाल ही में जैसे करंट का मैंने जो टेडी फॉन्ट लिखे हैं नहीं, एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, जो मुझे करंट वगैरह में या और कोई अच्छी बात लगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। तो भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी है। और जिस हिसाब से क्राइसिस चल रहे हैं यूक्रेन वाला, उसे यूरोप पूरा प्रभावित है। हो सकता है निकट भविष्य में आप देखें कि भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ दे, तो ये ऐसी संभावनाएं लग रही है। लेकिन अभी के लिए ये याद रखें, वो तो कब होगा, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल कह नहीं सकते। वित्त वर्ष 2021-22 में ये देखिए सारा करंट से संबंधित मामला है, मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ग्रोथ रेट आपको जरूर पता होना चाहिए। 2021-22 में ग्रोथ रेट है वो 8.7% है। अब 8.7% ज्यादा क्यों दिखी, क्योंकि उससे पहले नेगेटिव चली गई थी कोरोना के काल में। 2020-21 में -6.6% है। अब इससे ज्यादा बढ़ेगी तो फिर वो पॉजिटिव में थोड़ी ज्यादा दिखेगी, मतलब पिछले से तुलना होती है पिछले वर्ष से, तो उस हिसाब से आप देखें। तो 2020-21 में -6.6% थी। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि 4 साल वर्ष दे दे आपको वित्तीय वर्ष, और किसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही थी, तो आप 2020-21 को चुनेंगे उसके अंदर। पिछले वर्ष की आप याद रखें। इस वर्ष की आप जैसे अगली अब जो मौद्रिक नीति एग्जाम से पहले या अभी जो पीछे आई थी 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, या तो उसका डेटा याद रखें, या फिर उससे एग्जाम से 1 महीने पहले तक कोई और मौद्रिक नीति आ जाती है, क्योंकि कई बार 2 महीनों में आजकल रेपो, रिवर्स रेपो रेट वगैरह सारी रिवाइज हो रही हैं। तो वो मैं जैसा भी करंट वगैरह में या जैसे भी आपको या यूट्यूब पे कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट कर दूंगा, तो आप सब्सक्राइब वगैरह रखा कीजिए। इस डबल डिजिट की, अच्छा नॉमिनल डिजिट में बात करें तो ये तो आपको विशेष रूप से नॉमिनल के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉमिनल जीडीपी है अब वो 19.5% रही है। और क्योंकि इसमें महंगाई के डेटा ऐड होते हैं तो इसलिए ये थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? यदि आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें, अब ये डेप्रिसिएशन हिंदी में आप लिखेंगे तो मूल्यह्रास, इस प्रकार से लिखा जाता है, मूल्यह्रास। ये जो है के नीचे रहा होता है ना, पता नहीं कहाँ लगता है, मेरे को तो लगाना नहीं आता, तो मूल्यह्रास बोल देते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। अब देखिए एक शब्द होता है एप्रिसिएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन है मूल्य वृद्धि और एक डेप्रिसिएशन है मूल्यह्रास, यानी मूल्य में कमी। साधारण बात में समझो कि मान लीजिए कि आपने कोई जमीन खरीदी, कोई और प्रॉपर्टी खरीदी, कोई ऐसी चीज खरीदी, सोना खरीदा जिसका मूल्य बढ़ गया, तो उसमें एप्रिसिएशन हुआ है। और आपने, जैसे मैंने ये बोर्ड खरीदा, अब ये पुराना होगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। मैंने पास में एक जमीन खरीदी, उसका रेट बढ़ रहा है तो एप्रिसिएशन हो रहा है। मैंने बोर्ड खरीदा, इसकी अब जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, समय के साथ इसकी वैल्यू गिर जाएगी। आपने कार खरीदी, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, तो समय के साथ में उसका मूल्य आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा उसका। तो जो मूल्यह्रास आप यदि डेप्रिसिएशन उसमें से घटा दें जीडीपी में से, तो वो बचेगा एनडीपी, वो बच जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। उसमें से जो मूल्यह्रास था आपने घटा दिया, तो वो शुद्ध आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद आपका बच गया। उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ गए होंगे। जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें क्या है? विदेशों वाली आय का सिस्टम और आप ऐड कर देंगे। किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर निकाला जाता है। अब देखिए, यदि आप जीडीपी के अंदर विदेशों से होने वाली आय को भी ऐड कर दें तो वो हो जाएगा आपका जीएनपी। ठीक है, मतलब एक जगह लिख लेना आप 4 चीजें, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो जीएनपी का मतलब जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय। फिर उसके बाद में है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। तो शुद्ध जैसे ही नाम आता है तो आप डेप्रिसिएशन उसमें से घटा दो, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो एनएनपी हो जाएगा। ठीक है, मूल्यह्रास आपको घटाना है। इसी को आप जीडीपी के रूप में लिखें तो एनएनपी का मतलब क्या है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस डेप्रिसिएशन, दोनों से। देखिए
एनएनपी बराबर क्या है, जीएनपी। अब जीएनपी किसके बराबर होती है, जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय। तो जीएनपी की जगह आपने क्या रख दिया, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, उसमें से यदि आप मूल्यह्रास घटा देंगे तो एनएनपी हो जाएगा। तो एनएनपी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, वो जीएनपी में से आप मूल्यह्रास घटा दें। अब जीएनपी खुद क्या है, जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय, तो इस रूप में लिखेंगे। तो ये तीनों चीजें इसके साथ में लिखने, सामान्य से एक समीकरण वाली सी बात है कि इसका मान इसके अंदर रखती है। मुख्यतः एनएनपी ही राष्ट्रीय आय होती है और इसमें जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। भाई टोटल जनसंख्या, टोटल आपकी जनसंख्या कितनी है, मतलब टोटल तो आपकी आय लिखनी पड़ेगी। भाई कुल आय यानी राष्ट्रीय आय होगी आपकी, देश की कुल आय, और उसमें आप भाग देते जनसंख्या का, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। भाई एक देश की कुल आय मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, ठीक है, और देश की जनसंख्या है वो 100 व्यक्ति हैं देश के अंदर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितनी आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, यानी टोटल जो देश की आय है, राष्ट्रीय आय जिसको आप कहेंगे, तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल। और वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, सामान्य सी बात है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे ए और बी 2 कंट्री हैं, ए और बी। अब मान लीजिए मैं इस पहली कंट्री है इसकी आय लिखता हूं मैं कि इसकी राष्ट्रीय आय जो है वो मान लो इस देश की राष्ट्रीय आय 100 करोड़ रुपए, और दूसरा देश है उसकी राष्ट्रीय आय है 150 करोड़ रुपए। अब आपको कहे कि भाई किस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा है, तो दिखाई दे रही है 150 करोड़ रुपए, लेकिन इससे ये देश अमीर नहीं हो गया, क्योंकि अभी तक आपको जनसंख्या का पता नहीं है। अब पहले देश की जनसंख्या मान लो 1 लाख, मान लो इसमें 1 लाख लोग रहते हैं, और दूसरे देश में मान लो 5 लाख लोग रहते हैं। अब आप 100 करोड़ में 1 लाख का भाग देंगे और 150 करोड़ में 5 लाख का भाग देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय तो इसकी बहुत ज्यादा आएगी और इसकी बहुत कम आएगी। तो राष्ट्रीय आय से किसी देश की आर्थिक स्थिति का उतना पता नहीं चलता जितना किससे पता चलता है, प्रति व्यक्ति आय से। लेकिन मानव विकास है, वो देश में लोग कैसे रहते हैं, किसने, जैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक देखेंगे तो उसमें सिर्फ राष्ट्रीय आय से पता नहीं चलता। तो अभी हम बात करेंगे, मतलब सारी चीजें आप समझ जाओगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये प्रति व्यक्ति आय आपकी क्या होगी, राष्ट्रीय आय में आप किसका भाग दे दें, जनसंख्या का। तो राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय एक ज्यादा उपयुक्त माप है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के अलावा कुछ अन्य मापदंडों पर विचार करना भी आवश्यक है। जैसे यहां पर उदाहरण दे रखा है, भाई हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है वो केरल की तुलना में ज्यादा है, लेकिन आप शिशु मृत्यु दर देखें, वहां पर आप शिक्षा की स्थिति देखें, साक्षरता देखें, तो केरल कहीं बेहतर है उसकी तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप प्रति व्यक्ति आय से ये नहीं बता सकते कि कहाँ के लोगों की स्थिति बेहतर है, तो उसके लिए आपको कुछ और चीजें देखने की आवश्यकता है। जैसे मानव विकास सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी होता है, तो उसमें वो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, वो शिक्षा देखते हैं और जीवन प्रत्याशा, यानी लोगों की औसत आयु कितनी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, तीनों का 1-1 तिहाई वो निकालते हैं और को जोड़ के फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1 के बीच में नंबर देते हैं। ठीक है, जिसमें भारत का 132वां स्थान आया हुआ है अभी, तो वो अभी हम बात करेंगे, उसमें मैंने लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय आय की माप की विधियां भी देखिए यहाँ पर। तो राष्ट्रीय आय के माप की 3 विधियां हैं। एक आय विधि, यहाँ पर आय गणना विधि है, और एक व्यय गणना विधि है और उत्पादन गणना विधि है। आय गणना विधि में तो विभिन्न व्यक्तियों की जो आय है उसके आधार पर आप प्रति व्यक्ति आय निकालें तो आय गणना विधि होगी। उत्पादन गणना विधि की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य ज्ञात निकाल के आप, तो उसमें ये आपको सेवा विधि भी आप कह सकते हैं, वस्तु सेवा विधि। उत्पादन गणना को कितना उत्पादन हो रहा है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, उसके आधार पर आप निकालें तो वो उत्पादन गणना विधि हो गई। और व्यय गणना विधि कि लोग कितना खर्च कर लेते हैं, उपभोग एक देश के अंदर कितना खर्च हो रहा है, उसके बाद में बचत कितनी बच जाती है, उसके आधार पर, तो ये व्यय के आधार पर, तो ये राष्ट्रीय आय होगी। भाई कितना खर्च हो रहा है, कितना बच गया, तो उन दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल आय हो जाएगी। तो उसके आते ये एक व्यय गणना विधि हो जाएगी। ठीक है, तो आय गणना, व्यय गणना और उत्पादन गणना विधि, ये 3 विधियां हो गई। इसका प्रश्न कैसे आ सकता है, अभी कौन सी विधि किससे संबंधित है, या एक और कोई नाम लिख दिया आपको चौथा कोई कि भिन्न गणना विधि, इन चारों में से कौन सी राष्ट्रीय आय की माप की एक उपयुक्त विधि नहीं है, या कौन सी विधि काम में नहीं ली जाती है। तो ठीक है, तो 3 का आपको नाम पता है तो चौथा आप पहचान जाओगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना देखो बहुत बार आ चुका है, दादा भाई नौरोजी ने की सबसे पहले, उसके बाद में तो ये गाडगिल और फिंडले सिराज वगैरह और ये सभी नाम आ गए। तो दादा भाई नौरोजी तो बहुत बार आ गए। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी, और इनकी किताब का नाम याद रखो, एम विश्वेश्वरैया की जो किताब है, विश्वेश्वरैया की
प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उसकी किताब का नाम याद रखो। तो ये जो एक बेसिक बार बार हमारी आ रहे हैं चीज़ें, वो तो आपको ध्यान रखना है। टेस्ट में भी मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ, टेस्ट देना, अच्छे टेस्ट हैं वो, 50 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत है कोई तो बता दो भी, 50 रुपये में छोड़ दूंगा, माफ़ कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत हुई। और वो कोई एहसान वाली भी बात नहीं है, मैं विद्यार्थियों से ऐसा संपर्क रखता ही नहीं कि कोई भाई किसका छूट क्या मतलब सभी अपने ही स्टेट के, अपने ही देश के बच्चे हैं सभी, और किसी को किसी समय में 100 200 500 रुपए की किसी को दिक्कत आती है तो छोड़ देते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं तो आपको फ़र्क पड़ता है, नहीं मेरे को फ़र्क पड़ता है। तो या तो आपको दिक्कत नहीं है तो आप मतलब 100-50 रुपये में टेस्ट दे दिया, 50-50 रुपये में। तो कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दिया करो, मैं उसमें कूपन लगा के उसमें फ्री कर देंगे, उसमें 2-4 रुपये में हो जाएगा फिर वो। तो मतलब सोचा मत करो ज़्यादा रुपयों के बारे में, है तो खरीद के निकालो यदि ज़रूरत है तो। किताबें में प्रश्न बैंक उससे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास प्रश्न बैंक है, आप संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दूसरे टीचर्स की आपके पास टेस्ट सीरीज हैं जिससे आप संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कोई ये है नहीं कि मैं चांद और फलाना सूरज और ये वो तारा, ऐसा मतलब एक दूसरे से कोई तुलना की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे किताबों से पढ़ते हैं उनको किताबों से पढ़ने दो, कोई दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं दूसरे टीचर से पढ़ने दो। आप टेस्ट सीरीज किसी दूसरे टीचर से ले रहे हैं या आप किसी क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं, आप यहाँ मेरे पास से पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और आप सिर्फ किताबों से पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है? अल्टीमेट ये है कि जो योग्य विद्यार्थी है उसको अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, अच्छी पाठ्य सामग्री का उसको पता होना चाहिए और उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, किससे पढ़ता है, कौन कहाँ से पढ़ता है, मैं इस पर ज़्यादा सोच नहीं रखता। फिर उसके बाद में है जैसे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी हो गई। देखो, राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किसने किया? आप दादा भाई नौरोजी के। वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का आपको पूछे तो डॉक्टर VKRV राव लिखोगे आप। ये यहाँ पर हो सकता है मैंने नहीं लिखा होगा लेकिन मेरे को याद आ गया, डॉक्टर VKRV राव। वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले VKRV राव ने की। ठीक है, और वैसे नॉर्मल पूछ ले कि किसने की सबसे पहले तो आप दादा भाई नौरोजी का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में विलियम डिग्बी 1899, फिनले सिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई इत्यादि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए। इन सभी विद्वानों ने राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अलग अलग विधियों और आधारों का प्रयोग किया, परंतु इन विद्वानों के पास विश्वसनीय समंकों यानी आंकड़ों की और सूचनाओं का अभाव था। इन्होंने उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का उपयोग भी नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। बाद में फिर वो CSO बना ही दिया गया 1951 में, जिसने 1955 से राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत की। सारी चीज़ें लिख रखी है इसके अंदर, कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया। इसके सदस्य हैं प्रोफेसर VKRV राव और DR गाडगिल, और इन्होंने कई सारी रिपोर्ट दी। पहली रिपोर्ट 1951 में आ गई, लास्ट वाली रिपोर्ट इनकी 1955 में आई। तो ये तो थोड़े बहुत डेटा आपको याद रखने होते हैं। और इसी राष्ट्रीय गणना का काम है वो बाद में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO को दिया गया। अभी ये नहीं है, अभी तो मर्ज करके NSO बन गया है, वो NSSO और CSO को मिला के अभी लिखा मिल जाएगा आपको। क्योंकि ये मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूँ कि NSSO CSO ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो आपको नॉर्मली लगेगा ये। तो वर्ष 1955 से CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी स्थापना 1955 में हुई है, NSO की स्थापना है वो 2 मई 1951 को ही होगी है, सॉरी CSO की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना है वो ये O का हमेशा ध्यान रखना, कभी ये O आपको ऑफिस दिखेगा, किसी में ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। तो 2 मई 1951 की इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी औद्योगिक सांख्यिकी की जो शाखा है वो एक कलकत्ता में थी। अभी तो देखो इसको मर्ज कर दिया है NSSO में, और इसको मर्ज करके NSO एक सिर्फ बना दिया है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये इसकी स्थापना हुई 2 मई 1951 को। राष्ट्रीय आय की गणना का काम इसने शुरू किया 1955 से इस संगठन ने, और वर्ष 2015 से राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है। ये हया की जगह गया कर देना। अभी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा यूज किया जाता है वर्तमान में? 2011-12 यूज किया जाता है। 23 मई, ये करंट का मैंने यहां पर ऐड कर दिया है NCERT के अंदर कि 23 मई 2019 को केंद्र सरकार का एक आदेश आया जिसमें केंद्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, पहले तो देखिए ये नमूना की जगह आपको प्रतिदर्श भी नाम लिखा हुआ मिल जाता है। तो केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो कार्यालय था, पहले ये ऑर्गेनाइजेशन था, संस्थान, फिर इसको ऑफिस बना दिया गया। अब NSSO और ये जो CSO जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इन दोनों को मिला के NSO की स्थापना कर दी गई है, मर्ज कर दिया इनको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैसे भी इसको घुमा के पूछ सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। NSSO, CSO और इनके मिला के NSO। मानव विकास, इसकी अवधारणा 1990 में शुरू हुई। मानव विकास सूचकांक पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। उसके बाद में यूएनओ ने ये क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करना शुरू किया, HDI सूचकांक, की पूरी दुनिया के विभिन्न देशों की स्थिति क्या है। अब जैसे कि सेम मैंने क्वेश्चन दे रखा था, वैसा कि वैसा आपने देखा, ये आपके जो CET का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ों का मतलब वो मानक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, 3 चीज़ों को देखते हैं, तीनों को बराबर वैल्यू देते हैं, तीनों के बराबर पॉइंट देते हैं, उसके आधार पर 0 से 1 के बीच में वैल्यू देते हैं। जैसे भारत का 0.633 था, तो देखो अभी नीचे आ भी जाएगा। 0.633 का मतलब ये है भाई, सबसे पहले 0 आ गया, इसका मतलब वो संख्या 1 से तो छोटी है, 0 से बड़ी, 1 से छोटी है, तो 0 से 1 के बीच में है 0.633। तो ये भारत का इस साल का स्कोर आया था। तो देखिए मानव विकास क्या है, 1990 में मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ मानव विकास की अवधारणा मुखर हुई। भाई इसमें यह ध्यान रखा गया कि भाई सिर्फ आय के आधार पर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मान लीजिए कि एक देश है और उसमें प्रति व्यक्ति आय है, वो ऐसे ही मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, और दूसरा एक देश है उसमें प्रति व्यक्ति आय है 70,000 रुपए। तो 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, वो थोड़ी सी ठीक दिख रही है, और 70,000 थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन हो सकता है 70,000 प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ पर शिक्षा की स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो, लोगों की जीवन प्रत्याशा बेहतर हो, शिक्षा के उनका माहौल अच्छा हो, तो उन लोगों की स्थिति बेहतर की जाएगी। जबकि दूसरे स्थान पर ऐसा है कि वहाँ पर न तो उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जल्दी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। तो वो प्रति व्यक्ति आय सिर्फ उनको आंकड़े से क्या फ़ायदा हुआ, है ना। जीवन स्थिति तो 70,000 प्रति व्यक्ति आय वालों की ज़्यादा बेहतर हुई, तो इसलिए वो शिक्षा का स्तर भी, जीवन प्रत्याशा भी और प्रति व्यक्ति आय, तीनों चीज़ें देखते हैं तो मानव विकास सूचकांक में। तो इसमें देखिए ज्ञान यानी शिक्षा, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हुए मानव विकास को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार करते हैं। ये सूचकांक में प्रत्येक भाग को, शिक्षा को, जीवन प्रत्याशा को और प्रति व्यक्ति आय, तीनों को 1/3 महत्व देते हैं। तो इसमें मूल्यांकन करने के लिए ये हो गया, विकल्प बढ़ा दिए भाई, मनुष्य का एक्चुअल विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी देश में, तो उसके लिए ये 2-3 चीजें एक्स्ट्रा शामिल कर ली उन्होंने। तो ये विभिन्न राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के सूचकांक हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 की हर चीज आप याद रखो। और जैसे कि भारत का स्थान है 132। अब ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र में भी कौन प्रकाशित करता है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास सूचकांक की फुल फॉर्म HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम NDPR के द्वारा की ओर से ये प्रकाशित होती है रिपोर्ट। 191 देशों की इस बार की सूची में भारत का स्थान है 132वां, ठीक है। और 2020 में भारत का स्थान था 131वां। तो कितने का फर्क आ गया? एक स्थान नीचे आ गया भारत। 100, अब ये मत कहना ऊपर आ गया भाई, संख्या नीचे, रैंक 132 में आ रही है तो मतलब स्थान नीचे किसका है? भारत का HDI स्कोर क्या है? 0.633, 0 से 1 के बीच में होता है सबका, 0.633। 2020 में भारत का था 0.642। तो अंतर कितने का हो गया? 633, और मतलब 633 और 642 घटाओगे तो 0.009 का इतना डिफरेंस आया है 2020 से 2021 के बीच में। अच्छा, पूरी दुनिया का कितना है एवरेज? 0.732। शायद इसमें लिखा नहीं होगा मैंने, पूरी दुनिया का सभी देशों का एवरेज निकालें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है 0.732। तो पूरी दुनिया के औसत से भारत का कम है कि ज्यादा है? कम है। समझ गए? तो इस प्रकार की चीजों का भी ध्यान रखो। तो भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में बना हुआ है। इसकी कैटेगरी में क्या है? 0.8 से ऊपर है तो क्या होता है? 0.7 से 8 के बीच में, तो यानी 0.65 से 8 के, वो मैंने कैटेगरी लिखी हुई है। भारत वो तीसरी कैटेगरी में आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, मध्यम मानव विकास की सूची में आता है। अन्य पड़ोसी देशों में देखो, श्रीलंका का सबसे अच्छी स्थिति है भारत के पड़ोसी देशों में 73। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, या भारतीय उपमहाद्वीप में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? तो 73 हो गया। चीन का 79 है, भूटान का 127 है, बांग्लादेश 129 है, नेपाल 143 है। देखो ये बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, भूटान, इनकी तो स्थिति भारत से बेहतर है। नेपाल, पाकिस्तान भारत से नीचे है, अफगानिस्तान शायद मैंने निकाली और भी नीचे होगा। जो दक्षिणी सूडान है वो सबसे नीचे है। ऊपर वाले 3 आप याद रख लेना, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड।
स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। दक्षिणी सूडान सबसे नीचे यानी 191 पे है। इनमें देखो जीवन प्रत्याशा देखो 2020 के 70.1 की तुलना में 67.2 बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 2021 के HDA रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष है, कम हुई है। अब भारत की प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 6590। भी ये आंकड़ा मेरे को अजीब सा लगता है, क्योंकि यूएस डॉलर की बात हो रही है, यूएस डॉलर 83 रुपये के करीब है। अब आप इसको 83 से गुणा करते हैं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिखती है। तो मेरे को इस डाटा पर थोड़ा सा संशय है, भाई ये उस PDF वगैरह में गलत आया हुआ है या उन्होंने गलत तरीका मापा है। आप डेटा में वो चीज़ मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ, याद नहीं है, देखो मेरे को कागज में ही देखना पड़ेगा। आप जो इस बार की अपनी जो आर्थिक समीक्षा थी ना, तो आर्थिक समीक्षा के हिसाब से लिख लो भाई। 2021-22 का तो अनुमान ये लगाया गया। मैं डेटा आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि सभी बच्चों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है तो फोर्स नहीं करना है किसी को, सभी चीज़ यहीं बता देंगे। तो वर्तमान कीमतों पर तो है 1,50,326 ये अनुमानित अग्र अनुमान। पहला अग्र अनुमान ये लगाया गया कि 2021-22 आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1,50,326। और यदि आप इसमें प्रचलित कीमतों पर देखेंगे तो ये लगाया गया है अनुमान 93,973 रुपए। ठीक है, पिछले वर्ष की, क्योंकि उसका तो एग्जैक्ट डेटा आ चुका है, तो 2020-21 की आप वर्तमान कीमत पर जरूर याद रख लेना। 2020-21 की वर्तमान प्रचलित कीमतों पर 1,28,829 रुपए। ठीक है, ये 2020-21 की। तो इस प्रकार की ये चीज़ें आपको याद रख लेना, तो ये कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं आपकी। ठीक है, यही था। और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है मैंने, क्योंकि मैं क्या ना नोट्स, जैसे ये जो नोट्स मैंने दिए थे NCERT वाले वही नोट्स हैं, और बाद में मैं कोई टेस्ट वगैरह लेता हूँ या और कोई चीज़ करंट की और की मेरे नोट्स बनाने के बाद में सामने आ जाती है, तो मैं इसमें छोटा बहुत अपना ऐड कर लेता हूँ। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में शामिल कर लूँ। जैसे कि सतत विकास लक्ष्य है SDG सूचकांक, तो उसमें भारत का स्कोर 66 चल रहा है 2021 के हिसाब से। फिर उसमें SDG सूचकांक में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसकी रही है? केरल की रही है। राजस्थान में आप बात करोगे तो कोटा SDG सूचकांक में सबसे ऊपर है, जैसलमेर सबसे नीचे है। तो वो SDG सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट, इस प्रकार की चीजें आपको कहीं पर भी मिल जाए, आप याद रखना। एक मैं भूल गया था, ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये भारत में मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले किस राज्य ने प्रकाशित की? तो 1995 में मध्य प्रदेश ने प्रकाशित की। मानव विकास रिपोर्ट भारत में सबसे पहले किस राज्य ने प्रकाशित की? तो वो मध्य प्रदेश है, जिन्होंने 1995 में सबसे पहले प्रकाशित कर दी थी। इस प्रकार की चीजें हैं, वो मेरे को बीच बीच में याद आती जाएंगी, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब ये तो हो ही गया, देखो जीवन प्रत्याशा वगैरह इसके डेटा है, याद रख लेना। अब इसमें देखो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, 0 से 1 के बीच में स्कोर देते हैं। अब इस स्कोर के अंदर अति उच्च में कौन आता है? 0.800। अब देखिए, अब 0.8 के आगे मैं 2 जीरो लगा दूं, चाहे इसमें 3 जीरो लगा दूं, चाहे 50 लगा दूं, पहले पॉइंट आ गया, लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं होता। यानी 0.8 लिख दो तो 0.8 के आगे 1 जीरो लगा दो, तो 2 लगा दो, चाहे 1000 जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 अंकों में सामान्य तौर पर दशमलव के बाद 3 अंक दिखाई देते हैं हमको, जो भी सूचकांक जारी करता है UNDP। तो उसमें आपको 0.800 ये इससे ऊपर है तो वो अति उच्च की श्रेणी में आता है, अति उच्च मानव विकास। इस पे ऐसे देश कितने हैं इस साल? 66। उच्च में 0.700 से 0.799 के बीच वाले, तो ये ऐसे 49 देश हैं। और 0.500 से 0.699, अब भारत का 0.633 है, वो इसके बीच में आता है, तो मध्यम की श्रेणी में हो गया भारत। ऐसे दुनिया में कितने देश हैं? 44 देश हैं। और निम्न की बात करें तो 0.500 से नीचे ऐसे देश 32 है, जिसमें आपके ये कि वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीका के ज़्यादातर देश वगैरह वो आ जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, देखिए मानव विकास सूचकांक, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये ध्यान रखा करो, इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 10वां एडिशन इसका आया, और इसमें 146 देशों को स्थान दिया गया। उसमें से भारत का स्थान 136वां, पहले था 139वां, यानी थोड़ा सुधार हुआ है इसमें। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 136वां स्थान है 149 देशों में से। वैसे तो ककाई का स्थान है, लेकिन सुधार है पहले से। फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है, और 18 मार्च को ये रिपोर्ट जारी हुई थी। आर्थिक वृद्धि समय के, अच्छा ये आर्थिक वृद्धि का आ गया। अब एक चीज है, एक है आर्थिक वृद्धि और एक है आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि में सिर्फ धन संबंधी चीजें हैं, और आर्थिक विकास में और भी मतलब
सामाजिक है, आधारभूत ढांचा भी विकसित हो रहा है, समाज सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास हो रहा है, तो वो आर्थिक विकास हो गया। तो आर्थिक वृद्धि है वो संकुचित अवधारणा है, आर्थिक विकास है वो विस्तृत अवधारणा है, मतलब उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास वगैरह भी यदि हो रहा है साथ में। तो आर्थिक वृद्धि तो सिर्फ मतलब पैसा से संबंधित है। समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन और आय स्तर के में वृद्धि होना ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है, कि उत्पादन बढ़ रहा है देश में, देश की आय बढ़ रही है तो आर्थिक वृद्धि हो गई। सरल शब्दों में आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है, कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। यह व्यवस्था की आकार में परिवर्तन का प्रत्यक्ष माप है और आमतौर पर इसे कल्याण के मापक के रूप में देखा जाता है। सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जैसे देश की ज्यादा है तो इसका मतलब आर्थिक वृद्धि ज्यादा हो रही है, और इसका मतलब वहाँ के देश के लोगों का जीवन ज़्यादा सुखमय होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता सामान्य तौर पर, लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है, आर्थिक वृद्धि एक ज़रूरी चीज़ है। तो राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि कर इनके कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करना ही आर्थिक वृद्धि। विभिन्न प्रकार के जो भी संसाधन उपलब्ध हैं देश में, उनका कुशलता से उपयोग करें और देश की आय बढ़ाएं, वो आर्थिक वृद्धि होगी। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं। आर्थिक वृद्धि मतलब सिर्फ आंकड़े बढ़ते हैं, गुणात्मक उसका आयाम नहीं दिखाई देता कि एक्चुअल में लोगों के जीवन स्तर में सभी में क्या बदलाव आ रहा है। आर्थिक वृद्धि को हम मात्रात्मक प्रगति भी कह सकते हैं। यह मूल्य विहीन अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत आदि स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ मुद्रा का आंकड़ा, भाई आय बढ़ रही है, यही एक इसमें समझ में आता है। बाकी क्या स्थितियां हैं, सारी चीजें जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली चीजों की बात करते हैं, उन पर ये कोई विचार नहीं करती। आर्थिक विकास है, ये थोड़ी सी व्यापक अवधारणा है आर्थिक वृद्धि की तुलना में, लेकिन ये जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि होगी तभी आर्थिक विकास संभव है। लेकिन आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास भी हो जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए आर्थिक वृद्धि एक जरूरी चीज है। उसके बाद में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कल्याण सभी प्रकार का, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचा, उत्पादन की तकनीक, अर्थव्यवस्था की संरचना, ये सब में भी परिवर्तन हो रहे हैं, सभी का विकास हो रहा है, तो वो हो गया आपका आर्थिक विकास। तो इसमें आप ये 2-4 लाइनें पढ़ लोगे तो आपको कोई इसमें विशेष ऐसा कोई क्वेश्चन वाली बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कई बार इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बना दे डिटेल वाला, तो उसमें क्या है कि एक अनुमान लग जाता है। तो इन गुणात्मक आयामों को वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए और सूचकांक ऐड करने पड़ते हैं। तो आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ आर्थिक वृद्धि इसका एक हिस्सा हो गया, उसमें आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत सभी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं, विकास हो रहा है, तो ये आर्थिक विकास हो जाएगा। लेकिन आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक वृद्धि है। यानी ये कहा जा सकता है कि बिना वृद्धि के विकास संभव नहीं है, आर्थिक वृद्धि होगी तो ही आर्थिक विकास संभव है। हालांकि उसमें कुछ और चीजें हम ऐड करते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर तथा कल्याण के मापक के रूप में आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक उपयुक्त मापक माना जा सकता है। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कौन सा अधिक उपयुक्त मापक है? आर्थिक विकास। मैं बैटरी देख लेता हूं कितनी बची है। समावेशी विकास। अब समावेशी विकास का मतलब, अच्छा इसमें कुछ और नहीं रह गया वो, अच्छा ये रह गया सतत धारणीय या पोषणीय विकास। तीनों एक ही चीज है। सतत धारणीय पोषणीय विकास ये है कि भाई जैसे एक देश का विकास तो कर रहे हैं या किसी राज्य का विकास कर रहे हैं, लेकिन अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। भविष्य के सारे संसाधनों को, सारा हम कोयला, पेट्रोलियम सब खत्म कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो विकास हो रहा है, लेकिन आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद में मतलब रहना भी लोगों का मुश्किल हो जाएगा, उनकी मूलभूत चीजें भी उनसे कवर नहीं हो पाएंगी, पर्यावरण उनका खराब हो जाएगा। तो ऐसा विकास है वो सतत पोषणीय या धारणीय विकास नहीं कहलाता है। सतत पोषणीय धारणीय विकास क्या है? वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों को भी, उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी किसी प्रकार की कमी का या किसी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा विकास सतत पोषणीय या धारणीय विकास कहलाता है। तो सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह वह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। कि जो जैसे आप पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं तो वो लाखों सालों की प्रक्रिया से जमीन के नीचे बनते हैं। अब उसका अत्यधिक दोहन होगा तो कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो दोबारा बनता नहीं नीचे।
तो ये उसका इस प्रकार से उपयोग करिए। या जैसे आप पेड़ काटते हैं, अब लकड़ी की आवश्यकता है, फर्नीचर की भी आवश्यकता है, तो पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ों की आवश्यकता, लेकिन उसके इस प्रकार से आप मैनेज रखें कि नए पेड़ लगाते जाए। तो जितने पेड़ आप काट रहे हैं उतने ही पेड़ यदि लगातार तैयार होते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को भी समस्या नहीं आएगी। ऐसा विकास है बिना पर्यावरण की हानि पहुंचाए, तो सतत पोषणीय या धारणीय इस प्रकार का विकास कहलाता है। समावेशी विकास, अब विकास इस प्रकार का है कि भाई पुरुषों का ही विकास हो रहा है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनको बराबर की मजदूरी नहीं दी जा रही है, या फिर जाति विशेष पे, संप्रदाय विशेष पे, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर यदि लोगों में भेदभाव हो रहा है, या जो शारीरिक रूप से असमर्थ लोग हैं उनके साथ यदि भेदभाव हो रहा है, उनको बराबरी के मौके नहीं दिए जा रहे, तो इसका मतलब सबको साथ लेकर नहीं चला जा रहा, विकास सिर्फ आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा विकास जो इसमें आपके लिंग, भाषा, क्षेत्र भेदभाव, उसका कोई भेदभाव है, शारीरिक असमर्थता है, गरीबी, उनके भेदभाव को मतलब उनका जो आर्थिक विकास का लाभ है सभी वर्गों को मिले, महिला को, पुरुष को, या फिर विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्गों के लोग के, क्षेत्र के आधार पर भी ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को बराबर मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारे सबको यदि साथ लेकर चले, समावेशी, सबको शामिल करते हुए आर्थिक विकास होगा तो उसको हम कहेंगे समावेशी विकास। ये व्यापक अवधारणा हो गई। इसमें कुछ मैं मतलब मानवाधिकारों से संबंधित एक प्रकार की बात हो गई। योजना आयोग, और उसके साथ ही हमारा जो हो जाता है नीति आयोग। तो योजना आयोग की तो 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई, और नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 है। मेरे हिसाब से ये तो कोई बताने की बात नहीं है कि नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 कोई सामान्य सी बात है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अभी नीति आयोग उसकी जगह बन गया तो उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जैसे मैंने एक बार बताया था कि आपको मनमोहन सिंह रहे थे 85 से 87 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष, या जैसे नीति आयोग की स्थापना से पहले एक बार मोन्टेक सिंह अहलूवालिया है, वो कई साल तक रहे थे, आपने ऐसे नाम सुने होंगे। तो अभी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया का तो बयान भी आया था 2-4 दिन पहले कि पुरानी पेंशन पद्धति की जगह नई पेंशन पद्धति लागू कर रहे हो तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भविष्य में, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये उसका कोई मैटर नहीं है, चलो उसको छोड़ो। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, और इसके स्थान पर नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष दोनों के ही कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी आपको कोई नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ ले तो आप सुमन बेरी मत कर देना, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। अच्छा, ऊपर वापस चलते हैं। तो योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था कि संसाधनों का आकलन करके उनके बढ़ाना और संसाधनों का प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए, सामान्य बात यह है कि देश में क्या संसाधन उपलब्ध है, देश का विकास कैसे किया जाता है, जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका अच्छे तरीके से सदुपयोग करते हुए कैसे देश की आर्थिक वृद्धि, देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। ये योजना आयोग मतलब एक थिंक टैंक था। अब ये न तो आपके संवैधानिक निकाय था और न ये सांविधिक निकाय था। नीति आयोग भी ऐसा ही है, न तो ये संवैधानिक निकाय है न ये सांविधिक है। अब इसका मतलब क्या होता है? संवैधानिक निकाय कोई क्या होगा? जिसकी हमारे संविधान में व्यवस्था की हुई हो, ये संविधान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बनाई गई हो कि ये चीजें हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आपके संविधान में उसका विवरण है। संसद के सदन है तो आपके संविधान में विवरण है कि ऐसे संसद के 2 सदन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई संविधान में भी नीति आयोग का या योजना आयोग के बारे में विवरण नहीं है। सांविधिक निकाय क्या है कि सरकार कानून लाकर, एक्ट लाकर, अधिनियम संसद में पास कराए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, फिर वो एक कानून बने, एक एक्ट बन जाए, अधिनियम बन जाए, उसके आधार पर किसी संस्था की स्थापना होती। तो न तो ऐसे योजना आयोग की स्थापना हुई है न नीति आयोग की स्थापना हुई है, ठीक है। ऐसे ही सरकार ने बना रखी है, वो कोई संसद से पास करवा के कोई नीति आयोग नहीं बना रखा उन्होंने, न ही पहले ऐसे योजना आयोग बना हुआ था। तो न तो ये संवैधानिक निकाय है न ये सांविधिक निकाय है, न तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है न कोई ये इस प्रकार की कोई लीगल बॉडी। तो ये योजना आयोग है, ये अभी 1 जनवरी 2015 तक से पहले था, ये 14 तक, 31 दिसंबर तक, बाद में ये हो गया। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाएं, अब पंचवर्षीय योजनाओं का तो काफ़ी बड़ा विवरण है। जैसे आपको फिर योजनाओं का अंतराल भी 1966 से 69 तक 1-1 साल की योजना बनी, योजना अंतराल हो गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं का तो बड़ा मैटर है, उसमें से मेन पॉइंट आप कहीं से पढ़ सको तो मेरे हिसाब से पढ़ भी लेना चाहिए, क्योंकि योजना से इससे संबंधित चीज़ें कई बार मैंने देखा है अधीनस्थ बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैंने थोड़ी बातें लिखी हैं। लास्ट आपकी पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए योजना बनती थी, वो 12वीं थी, 2012 से 17 तक चलनी थी। अभी बीच में नीति आयोग आ गया तो योजना आयोग वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, और लास्ट ये 12वीं हो गई पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसका समय निर्धारित था। बीच में ये नीति आयोग बन गया।
और इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसके अलावा सीईओ वगैरह जो भी इसका डाटा मिले नीति आयोग का पढ़ लेना चाहिए। परमेश्वरन अय्यर है सीईओ, परमेश्वरन अय्यर। पहले आपने कई लंबे समय तक अमिताभ कांत का नाम याद किया हो गया, तो ये नीति आयोग के पहले सीईओ हैं, ये भी याद रखना। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे, जो वर्तमान में आपके शायद ये जो कौन सा G20 है क्या, इसके शेरपा बनाए हुए हैं भारत में। तो ये परमेश्वरन अय्यर वाला आप जरूर याद रख लेना। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और योजना आयोग की तरह ही राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है, ये न तो संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि आपको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझा दिया है। और पंचवर्षीय योजना जो भी बनाते थे योजना आयोग के द्वारा, उसके अनुमोदन के लिए ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता था। और इसमें सदस्यों के रूप में आप मान सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो इसका अध्यक्ष हो गया, जैसे योजना आयोग का होता था। और भारतीय संघ के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री होता है, और कईयों में उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल भी हैं, कईयों में प्रशासक हैं। तो मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक वगैरह, तो वो सब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, योजना आयोग यानी नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसकी पहली बैठक 8-9 दिसंबर 1952 में हुई थी और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है, वो राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच राष्ट्र के विकास के निकटतम सहयोग का एक कोरम है। ठीक है, कथन वगैरह याद रखो तो रख लेना। मानव विकास के 4 स्तंभ, ये सामान्य सा वैसे है, कोई प्रश्न तो मेरे हिसाब से नहीं बनता। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, किताब में दे रखा था तो मैंने लिख दिया। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ है। ये जो है मानव विकास के विभिन्न उपागम। अब उपागम मतलब इंग्लिश में अप्रोच शब्द समझ सकते हो आप, मतलब मानव विकास की विभिन्न अप्रोचेज क्या हैं, विभिन्न उपागम क्या हैं। तो ये 12वीं शायद 11वीं है या 12वीं की भूगोल की किताब में दे रखा है, मैंने ऊपर चैप्टर का नाम भी लिख रखा है। तो ज्योग्राफी की किताब में था ये, वहाँ से मैंने लिखा है। तो एक तो देखिए इसमें आय उपागम है, जिसमें ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से। तो एक तो प्रश्न यही बन गया कि मानव विकास का कितने उपागम है? 4। सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आय उपागम। सबसे पहले इसी प्रकार से मतलब मानव विकास को देखा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय है, उसके आधार पर यदि आप मानव के विकास के बारे में धारणा बनाते हैं तो वो आय उपागम हो गया। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर मानव विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। जहां पर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वहां पर आप मानव विकास का स्तर ऊंचा। तो अब आजकल नहीं चलता ये, आजकल तो आप कई चीजें उसके अंदर देखते हैं, जैसे मैंने आपको HDI पढ़ाते समय बताया। कल्याण उपागम, इसमें यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कोमा लगा देना यहाँ पर, और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय को, मतलब सरकार है वो लोगों की सुविधाओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कितना खर्च करती है, उसके आधार पर ये मानव विकास का आंकड़ा तय करता है। भी मानव का विकास कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, सरकार इन क्षेत्रों में कितना खर्च करती है, उसके आधार पर। तो ये दूसरा उपागम हो गया आपका कल्याण का। भाई सरकार लोगों के कल्याण के लिए कितना कर रही है, कितना खर्च कर रही है, उसके आधार पर हो गया। तो सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो गया आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें एक प्रश्न तो ये बन गया कि इसको प्रस्तावित किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ILO ने। इसी प्रकार से चौथे में बन जाता है कि क्षमता उपागम का संबंध किससे? तो इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। तो ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? शिक्षा, भोजन, अच्छे जल की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकताएं लोगों को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके नाम से ही पता चल गया आधारभूत आवश्यकता उपागम, कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं। इन आवश्यकताओं पर जोर दिया जाए, यदि इनकी पूर्ति लोगों को कर दी जाए, जिसका मतलब मानव का विकास हो रहा है। क्षमता उपागम, अमर्त्य सेन का ये कहना है कि लोगों की क्षमताएं विकसित करो, उनकी अच्छी शिक्षा प्रदान करो, उनको अच्छा कौशल प्रदान करो, ऐसी कुशल चीजें वो सीखें ताकि वो अपना विकास स्वयं कर सकें। फिर वो सरकार के भरोसे या इस प्रकार के उनको कोई कल्याणकारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। यदि मानव कुशल होगा,
और उसमें किसी प्रकार का कौशल आप विकसित कर दें, उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दें, तो फिर उनकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और वो अपना विकास स्वयं कर सकते हैं, देश का भी विकास उसके साथ ही हो जाएगा। तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अवधारणा हो गई। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि करंट में जैसे भी आपको कहीं पर भी अखबार में और में नीति आयोग नाम मिल जाए, एसडीजी नाम मिल जाए, राष्ट्रीय आय नाम मिल जाए, प्रति व्यक्ति आय नाम मिल जाए, मानव विकास, राष्ट्रीय वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, रिजर्व बैंक, मौद्रिक नीति, ऐसे शब्द अखबार में जब भी आपको मिले, आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपने टॉपिक से जोड़कर देखना चाहिए कि भाई कितना इसके अंदर कौन सा जरूरी डाटा हमारे काम का है। थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक आइडिया आपको देता ही रहता हूँ कि भाई क्या आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके आधार पर आप तैयारी करें। वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं है, कमेंट आपको कर ही देना है, नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तभी तो आपने पूरा देखा है। धन्यवाद।